गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का मेरे ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है, इससे पूर्व हमने अर्थशास्त्र के प्रकार पढ़े थे। और अर्थशास्त्र है क्या, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हमने आर्थिक अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं पढ़ी। आर्थिक क्रिया के अंतर्गत हमने कहा था कि 5 स्तंभ होते हैं। वो जो महत्वपूर्ण 5 स्तंभ होते हैं, वो एक तो होता है उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, लोक राजस्व। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था इसी के अंतर्गत समावित होती है। और जो हमने दूसरी बात जो कही थी, इससे पूर्व की जो वीडियो में हमने जो दूसरी बात को जो समीक्षा की थी, उसके अंतर्गत हमने जो कहा था कि अर्थशास्त्र का की शाखाएं कितनी प्रकार की होती हैं। मतलब अर्थशास्त्र को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं। अर्थशास्त्र को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। ये 2 अर्थशास्त्र के 2 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिससे कि पूरा अर्थशास्त्र इन्हीं 2 के मध्य एक परिधि में घूमता रहता है। यदि मैं बात करूं व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये होता क्या है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत जो आर्थिक क्रियाएं हैं का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो हमारी एक इकाई होती है, कोई अर्थव्यवस्था की जो इकाई होती है, उसके समग्र रूपों का, या प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्ति समूह की, या छोटे छोटे जो समूह होते हैं जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, और इन सभी का अध्ययन करता है। ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसको प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम प्रोफेसर बेल्डिंग के अनुसार यदि हम बात करें, उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी थी। उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि इसके अंतर्गत हम विशेष फर्मों को ले सकते हैं, विशेष परिवारों को ले सकते हैं, व्यक्तिगतों को ले सकते हैं, जो मजदूरी करते हैं उनको लेकर व्यक्तिगत आय को ले सकते हैं, व्यक्तिगत जो उद्यम होते हैं, तथा जो उनकी विशेषताओं की जो वस्तुओं का जो अनुपातित व्यक्तिनिष्ठा का जो अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, उसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत उसको सम्मिलित करते हैं। मतलब मैंने कहा ना कि हम इसके अंतर्गत आर्थिक इकाइयों में, जो आर्थिक इकाइयाँ जो हमारे अर्थव्यवस्था को जो आगे धकेलती हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हम जो करते हैं, जिसमें मनुष्य का कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसको आगे से आगे अग्रसर करने के लिए उन चीज़ों का महत्वपूर्ण इसमें अध्ययन किया जाता है। यदि मैं बात करूं, इसको स्पष्ट रूप से अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को अगर हम अच्छी तरह से अगर इसका उद्देश्य समझे, तो ये बाजार में जो मांग होती है उसकी आपूर्ति में जो व्यवस्था जो बनाई जाती है, जो मान लीजिए कोई बाजार है, बाजार में जो चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति और जो मांग जो उठती है, उसकी जो व्यवस्था को जो बनाए रखता है, तथा जो उपभोक्ताओं में जो उनकी मांग होती है, जो अन्य तत्वों की जो पहचान होती है, ये इसके अंतर्गत समावित होती है। ठीक है, ये तो हो गया अर्थशास्त्र का पहला अंग, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और इसमें नोटिस करने वाली बात है, अगर हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें, जिसके अंतर्गत हम बहुत सी चीज़ें ऐसे देखते हैं जिनका समावेश इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो अर्थशास्त्र कहते हैं। उसके अंतर्गत जो इसकी जो शाखाएं होती हैं, उसके अंतर्गत जो वस्तु मूल्य का जो निर्धारण होता है, उसकी कीमत का जो निर्धारण होता है, उसको लिया जाता है। सेकंड नंबर में उसकी जो साधन होते हैं, जो साधनों की जो कीमत होती है, जो उनका जो कीमत निर्धारण होता है, उसको हम लेते हैं, जिसको हम वितरण सिद्धांत भी कहते हैं। और यदि हम इसे तीसरे तत्व की बात करें, आर्थिक कल्याण का सिद्धांत है। इसके अंदर जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जो अर्थशास्त्र को एक परिधि में बांधे रखती है, उसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। यदि हम वस्तु मूल्यों की बात करें, वस्तु मूल्य के अंतर्गत आती है मांग का नियम आ जाता है, उत्पादन और लागत का नियम आ जाता है। और जो हम संसाधनों की बात करते हैं, साधन की बात करते हैं, उसके अंतर्गत मजदूरी आ जाएगा, लगान आ जाएगा,
व्यय आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, लाभ आ जाएगा। इन चीज़ों का इसमें हम अध्ययन करते हैं। और यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें, माइक्रो शब्द की जो ये जिसे हम कहते हैं ना समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, मतलब माइक्रो इकोनॉमी, मतलब इसमें सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, सभी पक्षों को लेकर इसमें अध्ययन किया जाता है। अब हम यदि हम कहें कि यार माइक्रो क्यों कहा जाता है, अगर माइक्रो शब्द की जो उत्पत्ति हुई वो ग्रीक भाषा से हुई, जिसे माइक्रो से हुई, जिसका अर्थ है वृद्ध और बहुत बड़ा क्षेत्र है। मतलब माइक्रो सूक्ष्म सूक्ष्म अध्ययनों का, इसमें जो बारीक चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जो व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था को जो एक नींव रखती है, उसको आगे बढ़ाने की जो उसमें क्षमता होती है। तो अर्थव्यवस्था की जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं वो इसका आकलन करता है। जैसे हम बात करें मुद्रास्फीति की बात करें, या बेरोजगारी की बात करें, या गरीबी की बात करें, इत्यादि चीज़ों का ये अध्ययन करती है। यदि हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका विभेद करें तो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का अंतर्निर्माणता, इसमें क्या करता है, इसको समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें इसमें जो राष्ट्रीय आय होती है, जो बचत होती है, जो व्यापार होता है, जो व्यापार की जो व्याख्या करती है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो कोशिश करती है, जो मान लीजिए इसका जो निर्धारण होता है, तो इन चीज़ों का जो समग्र रूपों का, प्रत्येक इकाइयों का जो अध्ययन करता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और दूसरी बात, यदि मैं इसको कुछ विद्वानों के द्वारा जो इसको प्रतिपादित किया गया है, इसकी जो भाषा को जो परिभाषित किया गया है, यदि हम अर्थशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में देखें, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, को आरंभ में जो इसका जो आरंभ का जो श्रेय जाता है, इसको जो है अर्थशास्त्री जॉन मैंडन किन्स हैं को जाता है, जब उन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटर्नशिप एंड मनी के जो 1930 में जो इन्होंने जो प्रदर्शित की थी, जो उसका जो प्रकाशन किया था, जो उस दशक की वो वैश्विक मंदी, जो उस 1930 में जब वैश्विक मंदी पूरे संसार में छाई हुई थी, तो उस पे इन्होंने जो उसके समाधान निकालने के लिए जो सुझाव दिए थे, उस पे इन्होंने वो बुक का प्रकाशन किया था। और कहा जाता है कि ये मंदी की जो समस्याओं का जो समाधान करने के लिए जो अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और किन से द्वारा उसमें बहुत बहुत अधिक मात्रा में अपनी व्यक्तिगत थ्योरी गढ़ी है, व्यक्तिगत सिद्धांत दिए हैं, अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, उन पे बहुत ढेर सारी चीज़ें हुई हैं। यदि आज हम बात करें विकास के आधार पर वर्गीकरण, अगर हम अर्थशास्त्र के विकास को उसके आधार पर यदि वर्गीकरण करें, तो वो अलग अलग तरीके से इसका भी विभाजित किया जा सकता है। अगर हम इसकी एक जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, अविकसित अर्थव्यवस्था, अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी क्या होती है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। उन स्थानों ऑब्लिक देशों को अविकसित कहा जाता है। मतलब ऐसे कौन से देश होते हैं, ऐसे कौन से स्थान होते हैं जिन्हें अविकसित कहा जाता है। ये कहते हैं कि ये तीन प्रकार से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। जो संसाधनों के तौर पे, जो प्रकृति से द्वारा जो हमें संसाधन प्राप्त होते हैं, जो प्रकृति के तौर पे, भौतिकी तौर पे, या मानवीय तौर पे, इनमें से कोई एक नगण्य हो सकता है, कहते हैं वो महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र होता है, सहारा, रेगिस्तान आदि, ये क्या होते हैं, अविकसित। मतलब यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अर्थव्यवस्था का नींव नहीं रखी जा सकती। अब आप हम थर्मल स्तर की बात करें, या प्रकृति की बात करें, या भौतिकी तौर पे कहें, क्या ये जिन चीज़ों का हम प्रकृति का तौर पे यदि हम बात करें, तो प्रकृति से हमें किस प्रकार से हम प्रकृति को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जोड़ सकते हैं। यदि हम संसाधनों के प्रयोग की बात करें तो हम उस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जोड़ दें। अगर हम अभी अप्रत्यक्ष तौर पर देख रहे हैं, यदि हम ध्रुवीय क्षेत्रों को बात, जो हमारे पूर्वी और उत्तरी जो ध्रुव होते हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो उसमें कहीं अर्थव्यवस्था को कोई महत्वपूर्ण रोल दिखाई नहीं देता है। ऐसी जगह जहाँ पर साल भर ठंड रहती है, बर्फ़ से जो ढके रहते हैं, अंटार्कटिका जो जैसे क्षेत्र जो बर्फ़ से ढके, हम वहाँ किस प्रकार का विकास करते हैं, उसका क्या योगदान हमारे अर्थव्यवस्था पे है, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए
अर्थव्यवस्था को ऐसी व्यवस्था कहा जाता है जो अविकसित है, जहाँ पर किसी प्रकार का विकास नहीं है, जहाँ पर कोई मनुष्य नहीं रहता है और जहाँ पर कोई क्रियाकलाप नहीं हो सकती हैं। ये क्या होती हैं? अविकसित अर्थव्यवस्था। मान लीजिए सारा राजस्थान है, यहाँ पर क्या है, ये पूरा रेत से भरा हुआ एक थार मरुस्थल है, जहाँ पर किसी प्रकार के हम अर्थव्यवस्था का होने का प्रमाण हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब वहाँ पर मनुष्य समाज नहीं है, अगर हम कहें मनुष्य वहाँ पर विकसित नहीं हुआ है, वहाँ पर हमें राजस्थान जैसे जगहों पर हम रहने की कल्पना नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर थार मरुस्थल जैसे जहाँ पर चारों तरफ रेत है, ना पेड़ पौधे हैं, ना पानी की व्यवस्था है, ऐसे जगहों पे मानव नहीं रह सकता है। तो ये अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम इसे जोड़ेंगे। अब दूसरी बात है डिप्लोमेंट इकोनॉमी, जिसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब विकासशील अर्थव्यवस्था भी क्या होती है, ये हम इसे दो प्रकार से यदि हम इसे देखें तो एक होती है अल्प विकसित होती है, दूसरी होती है विकासशील। अल्प विकसित और अल्प विकसित और विकासशील देश दोनों का एक ही शब्द है। मान लीजिए हम कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, अल्प विकसित देश किसे कहते हैं और विकासशील देश किसे कहते हैं? दोनों का तथ्य एक ही है, कहने का मतलब है वो दोनों एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं। चाहे हम बात करें अल्प विकसित की बात करें, जो विकासशील देशों की श्रेणी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, अपने आप को उस दायरे से ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, वही विकासशील देश, अब उसी की जैसे विकासशील देश है ना, उसी के शब्द से उसका क्या हो उच्चारण हो रहा है। अब विकासशील मतलब अपने आप को विकास की मुख्य धारा में लाने की कोशिश ये देश करते हैं अपने आप को। जैसे मान लिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक मुख्य धारा रहती है, वहाँ पर अपने आप को मुख्य धारा के उस स्रोत में लाने की कोशिश करते हैं जहाँ पर विकसित देशों की श्रेणी जो विकसित देश रहते हैं वो खड़े रहते हैं। अब मान लीजिए, अब विकासशील देश क्या होते हैं, अभी हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब क्या है, विकासशील देश की जो अर्थव्यवस्था होती है, मान लीजिए जहाँ एक और प्रयुक्त अथवा अप्रयुक्त मानव शक्ति हो तथा दूसरी ओर अप्रत्यक्ष प्राकृतिक संसाधन कम हो, अधिक मात्रा में उपलब्ध नहीं हो। मान लीजिए हमारे देश में जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में बढ़ती हुई जा रही है और खाद्यान्न की जो उत्पादन जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो रही। ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे देश में जो एक बहुत मात्रा में जो जनसंख्या विस्फोट हमारे ऊपर फूट रहा है, उससे क्या होगी, हमारी देश की इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो डगमगा जाएगी। हम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने जीवन की जो खाने पीने में जो हमने अपने जीवन को संचालित करने के लिए, मतलब हम अपने जीवन को जीने के लिए हम यहाँ मात्र वर्ग जीने की कोशिश कर रहे हैं। अपने जीवन में किस प्रकार से दो वक्त की रोटी प्राप्त हो सकती है, हम उसी के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपने इस देश की इकोनॉमी बढ़ाने में कहीं पर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे देश में किसी प्रकार की औद्योगिक इंडस्ट्री नहीं है, प्रकृति संसाधन की बहुत कमी है। जो ग्राउंड में जो हम कहते हैं कि फ्यूल होते हैं, जो अंडरग्राउंड जो फ्यूल होता है, प्रकृति संसाधन जो सीमेंट है, और खाद्यान्न की बात करें, राष्ट्रीय आय की बात करें, जो व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती हैं उन चीज़ों को हम दूर करने की कोशिश करते हैं इसके अंतर्गत। जब ये दूर नहीं हो पाती तो हम अपने आप को उसको दूर करने की जब कोशिश करते हैं तो हम विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं। मान लीजिए हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट अधिक है, जनसंख्या अधिक बढ़ रही है और भूखमरी ज़्यादा हो रही है, और हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से पटरी पर नहीं है, मेडिकल की सुविधाएं हमें अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। यदि हम परिवहन की बात करें वहाँ पर हम पीछे हो जा रहे हैं, और यदि हम जल संरक्षण की बात करें वहाँ पर भी हम पीछे हो जा रहे हैं। यदि हम प्रकृति का जो दोहन हो रहा है वो हमारे वहाँ अधिक मात्रा में होता है, हम उसे कम नहीं कर पा रहे हैं। और जो कृषि इंडस्ट्री है, जो हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर में हम लोग उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो हमें जितना भी कर पा रहे हैं हम अपना उपभोग का उसमें क्या कर रहे हैं, हम अपना उपभोग ज़्यादा उस मात्रा में उसको कर रहे हैं। तो हम उसका जब निर्यात नहीं होगा, जब हम कहीं से हमें दो पैसे नहीं मिलेंगे, जब हमारी राष्ट्रीय आय की बढ़ोतरी न हो, व्यक्ति विशेष की आय में जब बढ़ोतरी नहीं होगी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भैया हम विकासशील देशों की श्रेणी में आ गए। अब हम क्या कहते हैं, विकसित देशों की श्रेणी में आ गए। अब हम विकास की दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस परिधि के अंतर्गत हम चारों तरफ घूम तो रहे हैं ना।
ये तो नहीं कि हम एकदम हमारे पास डॉक्टरों की बहुत अच्छी टीम है, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, भूखमरी कम हो गई है, जो पीने का पानी हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, सड़कों की अच्छी कंडीशन है, नदियों का अच्छा बोलबाला, प्रकृति का जो संसाधन जो हम दोहन कर रहे हैं वो कम हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना। अब जब क्या होता है, संसाधन कम होते हैं और उसकी कोई वस्तु होती है, मान लीजिए कोई उपभोग करने वाली चीज़ है, जब उसकी मात्रा कम है और उपभोग करने वाले अधिक है, तो उसमें क्या होगा, उपभोग करने वालों की संख्या अधिक होने के कारण उस वस्तु की मांग अधिक बढ़ेगी। अब मांग, हम उसकी पूर्ति कैसे कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज विकासशील देशों के सम्मुख से आ जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें मौद्रिक जो मुद्रा की बात करें, औद्योगिकों की बात करें, हम गैर आर्थिक समस्याओं की जो सीमाएं हैं उनकी बात करें, देश की तुलना अन्य देशों के साथ यदि हम करें, उसके अंतर्गत हम आय को देखते हैं, उपभोग को देखते हैं, बचत को देखते हैं, तथा पूंजी का जो निर्माण होता है, जो उसके स्तर होते हैं, हम उन स्तरों की चर्चाएं करते हैं इसके अंतर्गत कि भैया हम किस दौर से गुजर रहे हैं। यदि हम कहें हाँ 21वीं शताब्दी चल रही है, तो हमारा देश 19वीं शताब्दी में ही तो जी रहा है। हम 21वीं शताब्दी की दौड़ में अभी हम बहुत पीछे हैं। जब हम 21वीं शताब्दी में पहुंच जाएंगे, हम वर्तमान समय की जो सदी है उसके अनुसार यदि हम कदम से कदम मिला के यदि हम चल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भैया हम विकसित देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपने आप को अग्रसर कर रहे हैं। मगर हम कर ही नहीं रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम विकसित देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। हम अभी विकासशील ही, हम अभी गति का चले, हम चल ही रहे हैं। किसी प्रकार का हमें आराम नहीं मिला है। जब हमें आराम पूर्ण तरह से मिल जाएगा, हम कह सकते हैं कि विकसित हो गए। अब यदि हम कहें भैया विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें, अब विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहाँ जिन स्थानों पे या देशों की बात करें, वो विकसित कहलाए जाते हैं। मतलब जहाँ संपूर्ण चीज़ें सामान्य तौर पे चल रही हैं, जहाँ पर उत्पादनों के जो 3 क्रम होते हैं, उनमें संसाधन जो प्रकृति है, जो मानव है, जो भौतिक है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं तथा उसके अनुरूप होते हैं, उसके अनुसार जो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ विकसित अर्थव्यवस्था की बात जब मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो राष्ट्रीय आय होती है वो संपूर्ण तौर से जो है नियंत्रित रहती है। व्यक्ति विशेष वो होती है, जो जनसंख्या पर जो नियंत्रण होता है। कृषि की बात करें हम, या जो अर्थव्यवस्था के जो 5 चरण होते हैं, उन 5 चरणों को अच्छी तरह से अपने आप में समेटे रहता है। यदि उस यहाँ किसी प्रकार की दरिद्रता ना हो, हम मेडिकल की बात करें, व्यापार की बात करें, बैंकिंग की बात करें, या भंडारण की बात करें, या परिवहन की बात करें, या मत्स्य पालन की बात करें, या कृषि की बात करें, या वानिकी की बात करें, या पशुपालन की बात करें, यदि हम औद्योगिक इंडस्ट्री की बात करें, यदि हम विद्युत की बात करें, या कंस्ट्रक्शन की बात करें, या हम किसी भी प्रकार की यदि हम बात करें, वो इन देशों में 100% चीज़ें वो वहन करते हैं। वहाँ की राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय अच्छी होती है। जब किसी देश की, जब मान लीजिए कोई देश दरिद्रता से उभर जाता है, जब वहाँ पर ऐसी कई चीज़ें नहीं रहती कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे जब सामान्य चीज़ में हर चीज़ उपलब्ध हो जा रही है, जब तो इस स्थिति में क्या होती है, वो विकसित देशों की श्रेणी में अपने आप को अग्रसर करती हैं। ठीक है। यदि मैं बात करूं इसके अंतर्गत है, तो वहाँ पर क्या होते हैं, जो उपयोगिता होती है उसकी 100% चीज़ें होती प्रयोग में लाई जाती हैं। यदि हम यहाँ पर विकसित राष्ट्र की बात करें, तो उसमें जो ज्ञान की जो वृद्धि होती है, जो सिद्धांत की बात होती है, जो तर्क की बात होती है, जो विश्लेषण की बात होती है, जो कल्याण की बात होती है, जो अन्य शास्त्रों की बात करें, वो संपूर्ण तौर पर निपुण होते हैं। और वहीं दूसरी बात करें, वहाँ पर उत्पादकों को लाभ भी होता है, श्रमिकों को भी लाभ होता है, उपभोक्ता को भी लाभ प्राप्त होता है, व्यापारी को भी लाभ होता है, जो राजनीतिज्ञ होते हैं उनको भी प्राप्त होते हैं, जो प्रबंधक होते हैं उनको भी लाभ प्राप्त, विद्यार्थी होती हैं, या वैज्ञानिक होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, जो सरकार के जितने भी उपक्रम होते हैं, तो उन सभी को इन चीज़ों से क्या होता है, पूर्णतः लाभ प्राप्त होता है। वो पूर्णतः वो सक्षम होते हैं। यदि हम बात करें राष्ट्रीय आय की बात करें, या सकल घरेलू आय की बात करें, या वेतन की बात करें, या मजदूर की बात करें, या लाभ की बात करें, तो इन चीज़ों में क्या होते हैं, ये पूर्ण तौर से विकसित होते हैं अपने आप में। ये सब चीज़ समावित होते हैं इन चीज़ों को हम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, विकसित राष्ट्र कहते हैं।
अब यदि हम बात करें अल्प अल्प विकसित और विकसित राष्ट्रों की बात करें, इससे पूर्व हम यदि एक छोटा सा हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। यदि हम विकास की बात करें, यदि हम विकास की जो अवधारणा को यदि हम प्रकट करें, हम कि भैया विकास को हम किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, विकास को हम किन चीज़ों में देखते हैं, तो उसका एक थोड़ा सा हम उसमें हम अपने दृष्टिकोण डालेंगे। यदि हम विकास का यदि हम प्रारूप की जो मान्यताएं होती हैं, यदि हम उसकी बात करें, ठीक है, हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, हम विकास के प्रारूप की जो मान्यताएं होती हैं हम थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे। जैसे हम कहते हैं कि अनाज की जो उत्पादन होता है, जो समस्त भूमि में जो प्रयोग किया जाए, जो भूमि जो हमारे पास होती है, हम उसका जो सही तरीके से प्रयोग करते हैं, हम कृषि में उसको प्रयोग करते हैं, औद्योगिकरण में उसका प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों से क्या करती है, हमारे विकास की जो हम कहते हैं कि ना विकासित देश होते हैं, तो वो इसी का ही एक प्रारूप होता है, उसी के अंतर्गत ये चलती हैं। इसमें हम भूमि पर जो घाटे की जो प्रतिफल जो नियम कहलाया जाता है, वो सक्रिय, वो क्रियाशील होता है। भूमि की जो पूर्ति होती है वो स्थिर होती है। अनाज की जो मांग होती है पूर्णतः आलोचित शील होती हैं। पूंजी और श्रम में जो परिवर्तन होता है वो आगत के अंतर्गत होता है। जो समस्त पूंजी के जो प्रारूप हो जाए, जो फॉर्मेट होता है, वो समान रूप से चलते हैं। यदि हम पूंजी में केवल चालू पूंजी ही सम्मिलित होती है, तकनीक ज्ञान में जो प्रयोग होते हैं उन चीज़ों की बात करते हैं, हम श्रमिक की जो कीमत होती है उसकी बात कर रहे हैं, जो पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है उसकी बात है। अब विकास के जो दूत होते हैं, जो विकास की संचय होती है, जो यदि हम लाभ की बात करें या मजदूरी की बात करें, जो अन्य उद्योगों की बात करें, तो उसके अंतर्गत हम इनको देखते हैं और इनको हम कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट भी करते हैं। इसलिए ये विकसित राष्ट्र के तौर पर हम बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं आपके, यदि हम बात करें अल्प विकसित देशों की बात करें, ठीक है, कि ये होते क्या हैं, पहले हम इनसे समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बहुत मात्रा में पूछे जाते हैं कि अल्प विकसित देश या अर्थव्यवस्था की जो क्या विशेषताएं होती हैं, इसको हम कितने प्रकार से दर्शा सकते हैं, ये चीज़ों को हम देखते हैं। यदि हम आर्थिक विशेषताओं की बात करें, ये आर्थिक विशेषताएं होती क्या है, उसके अंतर्गत जो बिंदुवार जो हम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। मान लीजिए हम आर्थिक क्रियाओं की बात करें, जो ये आप जो लोग देख रहे हैं ना, जो ये वाला जो पॉइंट है, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा, साथ साथ इसमें नोट्स भी बनाते जाइएगा। यदि हम आर्थिक क्रियाएं की बात करें, जो आर्थिक विशेषताएं की बात करें, उसके अंतर्गत क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ताओं को प्रधानता प्राप्त होती है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का जो का निम्न निम्न होना, और पूंजी का जो पूंजी निर्माण में जो निम्न दर उत्पन्न होता है। औद्योगिकरण में हम पीछे हो जाते हैं, व्यापक बेरोजगारी हो जाती है, आर्थिक विकास की जो विषमताएं अधिक हो जाती हैं, मौद्रिक संगठनों का जो अभाव हमारे अंतर्गत देखते हैं, आयात की अधिकता हो जाती है, वैश्विकता अर्थव्यवस्था इसके अंतर्गत हम देखते हैं। और यदि हम सामाजिक विशेषताओं की बात करें, अब ये तो हमने की आर्थिक क्रियाओं की विशेषताओं की बात करें, हम यदि हम आप सामाजिक सामाजिक विशेषताओं की बात करें, उसके अंतर्गत क्या चीज़ें हम प्रकट करते हैं। समाज के अंदर हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होती है, हमारे लिए जो साक्षरता होती है वो हमारे देश में अधिक नहीं होने के कारण वो कम होना, रूढ़िवादिता अधिक होना, समाज में भेदभाव का अधिक होना, हिंदू मुस्लिम ये करना, जातिवाद का अधिक होना, समाज की जो सत्ता होती है उसका सही तरीके से निरूपण नहीं होना, जब राजनीति अस्थिरता जब आ जाती है, जो धर्म की कट्टरता आ जाती है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ये फलाना वो है, अब संकुचित दृष्टिकोण हो जाता है, इसमें व्यापक मानसिकता घृण हो जाती है। मतलब हम कह रहे हैं कि हम एक अच्छे विकास के दौर पे दौड़ रहे हैं, मगर हमारे देश में ऐसी कुरीतियाँ हैं जो धर्म के नाम पे होती हैं, जात के नाम पर होते हैं, अलग अलग राजनीति के क्षेत्र में देखें हम हर जगह पे ये दंश हमारे देश को झेलना पड़ता है। यदि हमारे देश स्वतंत्र धार्मिक निरपेक्ष भावना के यदि अनुसार चलें, जातिवाद का भी किसी प्रकार का संकुचित ना हो, यदि हम एक शिक्षा एक लेके चले, एक धर्म एक शिक्षा एक समाज को लेके चलें, तो निश्चित तौर पे हम विकसित राष्ट्र में सम्मिलित हो सकते हैं। मगर ऐसा इस देश में होना मुमकिन है। यदि हम कहें आज भी हम 50 साल पीछे के दौर में हम जी रहे हैं, हमारी मानसिकता यदि हम विकसित हो भी गए तो हमारी मानसिकता उतनी ही है, हमारी सोचने की क्षमता अधिक है ही नहीं। हमने अधिक किन चीज़ों को महत्व दे दिया, धार्मिक
धार्मिक कट्टरता को अधिकता दे दी, जातिवाद की जो जड़ हमने और गहरी डाल दी, जो हिंदू मुस्लिम कर दिया, और जो सत्तारूढ़ी कहते हैं, जो समाजवादी बात करें या उपनिवेशवाद की बात करें, आदर्शवाद की बात करें, ये चीज़ें बहुत कम देखने को हमारे देश में प्राप्त होती हैं। और दूसरी बात है, अब हम बात कर रहे हैं अल्प विकसित देश की आश्रय और विशेषताएं क्या होती हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या देशों के जो नाम है जो अन्य जो चीज़ें हैं उसके अंतर्गत क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, जो हम कहते हैं कि अल्प विकसित। हम अल्प विकसित शब्द क्यों आ रहा है, इसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अल्प विकसित और विकसित देश में जो क्या चीज़ें हैं, जो बीच की जो भ्रम विस्मृताएँ होती हैं, इनको जो दूर करने की जो कोशिश होती है उसको हम समझने की कोशिश करें। अब अल्प विकसित देश जो अर्थव्यवस्था होती है, इकोनॉमी अर्थशास्त्र का जो महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, इसमें है निम्न विकास। इसमें विकास निम्न मात्रा में होता है। पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था हमारे सम्मुख आ जाती है। जो जनाधिक जो वाले जो देश होते हैं, जिनमें जो धन का अधिक होता है, जो जनसंख्या के मामले में हम पहले देश नंबर पे हैं, और जो दक्षिण के जो देश हैं उसमें हम भी पिछड़ रहे हैं। अविकसित और विकासशील देशों की हम जो बात करते हैं, हम उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। और यदि हम विकसित रास्ते को अग्रसर हम हो नहीं रहे, हम विकासशील वाली बातें हमारे सम्मुख से हम आते हैं। यदि हम अर्थव्यवस्था की नींव देखें, वर्तमान समय की बात करें, अभी हम कोविड का दौर से पूर्व की यदि हम बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच चुकी है, -2 के आसपास। यदि हम 2014 की बात करें, उससे पूर्व की यदि हम बात करें, 2009 की बात करें, तो वो 37.7 थी। आज हम किस दौर में जी रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई, -2। भैया हम ऋणात्मक की तरफ जा रहे हैं। यदि हम अर्थव्यवस्था का जो मापन है, यदि हम उसको किसी भी प्रकार से, सरकार कहती है हमने इसको दूसरे फॉर्मेट में हमने इसे चेंज कर दिया, तो भैया किसी भी फॉर्मेट में चेंज किया था ऋणात्मक की तरफ तो हम झुक ही रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, और निर्धन देशों की श्रेणी में हम आ ही रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते हम धनवान देशों की श्रेणी में हम निर्धनता, हमारे वहाँ दरिद्रता ज़्यादा है, गरीबी, भूखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी जिसे बोलते हैं। अब हम क्या करें, मेडिकल के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं, खाद्यान्न के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं, भंडारण के में भी हम पीछे हैं, और कृषि के क्षेत्र में भी हम पीछे हैं, और औद्योगिकरण में तो हम हैं ही। मौद्रिक चीज़ें तो हमारे लिए बहुत दूर की बात है। ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो इन चीज़ों में, अब हम कहते हैं कि हम कृषि प्रधान देश हैं। कृषि प्रधान देश होने से क्या होता है, हमें हमारी राष्ट्रीय आय, सकल आय, व्यक्ति विशेष की आय में तो कहीं बढ़ोतरी हो नहीं रही, तो हम कृषि प्रधान किस तरह, हम तीसरे विश्व के जो तृतीय विश्व के दौर हो रहा है, तो हम उसके अंतर्गत हैं। यदि हम अब बात करें, यदि हम अल्प विकसित देशों की या विकसित देशों की जो बात करें, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें हमें समझना होगा, इस इकाई के अंतर्गत जो हम किन चीज़ों का अध्ययन करें वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हम कहें अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, हम इस डिटेल में आपको समझाएंगे कि क्या होता है। मगर यदि आपको पसंद आ रहा हो, ये प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट कीजिए। जहाँ पर गलतियाँ हो रही हैं वहाँ पर गलतियाँ बताने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि हमें किसी भी चीज़ में हम निपुण हो हैं, आप भी हमें वो बता सकते हैं। अब बात करूँ मैं अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था की बात करें। अब हम अल्प विकास या अल्प विकसित देश को यदि हम परिभाषित करना भी चाहें तो वो बहुत कठिन होता है। यदि हम जो अर्थशास्त्र में जो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो एक विद्वान रहे हैं, प्रोफेसर सिंगर का इसमें मत आता है, ये बोलते हैं कि भैया अल्प विकसित देश जिराफ की भांति होता है। भैया जिराफ कहते हैं ना कि वो जिराफ की भांति होता है, जिसका वर्णन करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है मेरे भाई। विकास जो जो जीब्रा होता है, जो जिराफ होता है, जिराफ का यदि हम उसकी जो हरकतें होती हैं, जो उसकी जो धाराएं होती हैं, जो उसकी पीठ में जो जो रेखाएं होती, इसका जो एक अलग से जो उसको प्रदर्शित करता है, जो उसको केंद्र बिंदुत करते हैं, हम यदि उसके बारे में ये हम चर्चाएं करें, उसकी रेखाओं को गिनना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वो वर्णतः अलग अलग बदलती ही रहती हैं। तो
प्रोफेसर सिंगर के अनुसार वो कहते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यदि अल्प 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 विकसित देशों की यदि बात करें, वो जिराफ की भांति होती है, जिसका वर्णन करना बहुत कठिन होता है। लेकिन जब हम इसे देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये चीज़ें क्या चल रही। जैसे जैसे भी वैसे हम देखें तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की अनेक मापदंड हो सकते हैं। हम उसे किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है। जैसे निर्धनता इसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये दो बिंदु महत्वपूर्ण होते हैं। अल्प विकसित राष्ट्र की जो नींव रखी जाती है, इन्हीं के बदौलत रखी जाती है मेरे भैया। यदि हम कहें निर्धनता, अज्ञानता, ये निम्न प्रति व्यक्ति आय जो होती है, ये तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं इसके अंतर्गत। अब हम बात कर रहे हैं अल्प विकसित देशों के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं, किस कारण ये हो जाती हैं। अल्प विकसित जो शब्द गढ़ते हैं हम लोग, उसके अंतर्गत जैसे निर्धनता, अज्ञानता, निम्न प्रति व्यक्ति आय, और उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय का असमान वितरण हो जाता है। किसी को अधिक पैसा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी का जीवन व्यतीत ही नहीं हो रहा है, और जनसंख्या बढ़ती ही जा रही है। और भूमि की जो कमी हमें सम्मुख जो जो विकट परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जनसंख्या भूमि के अनुपात में कम हो रही है, प्रशासनिक अयोग्यता, समाज की जो अन्य बाधाएं होती हैं, जो समाज की जो जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं, जो हम पहले कोई भी देश यदि विकसित राष्ट्र के तौर पर अगर अग्रसर होता है तो वो अपने देश की मूलभूत समस्याओं का समाधान करता है। जब उसकी मूलभूत जब आवश्यकताएं जब कंप्लीट हो जाती हैं उस देश की, तो वो विकसित राष्ट्र की तरफ क्या होता है, अग्रसर होना शुरू हो जाता है। विकासशील देशों की श्रेणी में वो अपने आप को खड़ा कर लेता है। अब यहाँ पर तो क्या है, यहाँ तो ना समान तौर पे हमारी राष्ट्रीय आय है, ना ही शिक्षा अच्छी तरह से है, निर्धनता अधिक है, अज्ञानता का भाव अधिक है, जनसंख्या अधिक तौर पे बढ़ रही है, भूमि हमारे पास कम होती जा रही धीरे धीरे। किसी योग्य भूमि जो आज है वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रहने के लिए अपनी मकान बना रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं। आज जंगलों का क्या हो रहा है, जनसंख्या जिस प्रकार से बढ़ रही है, भूमि की आज न कम होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, जंगलों का अधिक दोहन कर रहे हैं, प्रकृति संसाधनों का अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका परिणाम हमें कहीं ना कहीं भविष्य में भुगतना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। और जो प्रशासन का जो तंत्र है, वहाँ पर अयोग्य व्यक्तियों का बैठना, समाज की कुरीतियों को अधिक उजागर करना, उन पे बल देना, राष्ट्र की नींव को कमज़ोर करना, ये चीज़ें क्या होती हैं, ये राष्ट्र की लिए बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं। इसलिए अल्प विकसित देशों की श्रेणी को प्रकट करती है। अब यदि हम बात करें प्रोफेसर डब्ल्यू सिंगर की बात करें, जो प्रोफेसर सिंगर हैं उनकी बात करें, तो उनका जो मत है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था को यदि हम परिभाषित करने का कोई भी प्रयास करता है, तो उनका कहने का मतलब है, यदि कोई अल्प विकसित राष्ट्र को परिभाषित करने का प्रयास करता है तो वो अपना समय को क्या करता है, व्यर्थ तौर पर नष्ट करता है, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर भी किसी भी निष्कर्ष में पहुंचना इनका मुश्किल हो जाता है। कहते हैं कि कोई भी प्रयास इस समय को बर्बाद करना होता है, फिर भी किसी एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक होगा कि कुछ प्रचलित परिभाषाओं का हम अध्ययन करें। यदि हम अल्प विकसित राष्ट्रों की यदि हम बात करें तो इससे पूर्व की जो परिभाषाएं गढ़ी गई हैं, इसको समझने के लिए हम उनको देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो उसकी एक विज्ञप्ति के अनुसार वो कहते हैं कि अल्प विकसित देश वह देश है जिसकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलना में क्या होती है, बहुत कम। मान लीजिए आज अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है, कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की है, पश्चिमी देशों की जितने भी पश्चिमी देश हैं, उनकी जो वास्तविक प्रति व्यक्ति जो आय है वो हमसे बहुत अधिक है। हम तो उनके सम्मुख से हैं ही नहीं। हमारे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय यदि हम 2019 की बात करें 1200 रुपये 2000 रुपये के आसपास होती है, तो वहाँ होंगे हम $3000 कितने, ये तो वहाँ बहुत अधिक होती है, यहाँ हमारे कम है। तो इस पे यदि हम चर्चाएं करें तो अपना समय व्यर्थ करने के समान ही है, ये सत्य है। और दूसरी बात करें, अब प्रोफेसर मैकडीवल के अनुसार एक मत उनके द्वारा दिया गया है जो कहते हैं कि अल्प विकसित देश अथवा वह क्षेत्र है जिसकी उत्पत्ति
के अन्य संसाधनों की तुलना में उद्यम एवं उद्योगपति की बात करें, पूंजी की अपेक्षा बहुत कम होती है, परंतु जहाँ विकास की संभावनाएं विद्यमान होती हैं तो वहाँ भी पूंजी को जो लाभजनक बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। यदि हम कहें कि यहाँ हमारे विकास की धारणाएं हमें देखने को प्राप्त होती हैं, वहाँ क्या होती हैं, घूसखोरी, लोफड़ चापड़ी, और वहाँ पर क्या अराजकता, भ्रष्टाचार अधिक हो जाता है। इस वजह से क्या हो गया, वो धरे की वो जो योजनाएं जो हम देखते हैं वो धरातल में कभी उतर ही नहीं पाती। ठीक है। अब प्रोफेसर J.R. हिक के अनुसार जब इसे हम परिभाषित करें, अल्प विकसित राष्ट्र को हम देखें, तो ये कहते हैं कि हिग्स के शब्दों के आधार पर यदि हम बात करें, अल्प विकसित देश वह देश है जिसकी प्रौद्योगिकी अथवा मौद्रिक संसाधनों की मात्रा उत्पादन एवं बचत की वास्तविक मात्रा की भांति कम होती है, जिसके फलस्वरूप प्रति श्रमिक को जो औसत पुरस्कार की जो राशि प्राप्त होती है वो बहुत कम मिलती है, जो प्रौद्योगिकी विकास में एक सबसे बड़ा बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिसे प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है, जो प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि हम केवल परिभाषाओं को के आधार पर यदि घटकों को पे ध्यान दें तो एकांकी मानी जाती है। प्रौद्योगिकी घटक के अलावा कुछ अन्य ऐसे महत्वपूर्ण आर्थिक, प्रकृति, सामाजिक घटकों की दृष्टि को यदि हम नज़रअंदाज कर दें तो वो और भी निर्णय हो जाती हैं। ठीक है। अब बात करें, अब हम अपनी इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो जो भारत सरकार द्वारा जो भारतीय योजना आयोग है, जहाँ से हमारे देश की जो संपूर्ण योजनाएं संचालित होती हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी है, वो हमारी जहाँ पर धन का जो प्रादुर्भाव, जहाँ से बजट का जो संचालन होता है, जो हमारे देश का जो बजट तैयार हो जाए, तो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की जो आंकड़ों की बात करें, हम किसी भी चीज़ की यदि हम बात करें, औद्योगिकी की बात करें, शिक्षा की बात करें, मेडिकल की बात करें, जो हमारे किसी देश की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, तो वो भारतीय राष्ट्रीय योजना आयोग द्वारा उसको क्या होता है, उसको निरूपित किया जाता है, उस पर चर्चाएं की जाती है, उसको बनाया जाता है कि हमें कितना बजट हमें कहाँ देना है, कितना, एक योजना तैयार की जाती है। यदि हम इसकी बात करें तो भारतीय योजना आयोग के अनुसार एक अल्प विकसित देश वह देश होता है जहाँ पर एक ओर अप्रयुक्त मानवीय शक्ति, दूसरी ओर अशोषित प्रकृति संसाधनों का कम या अधिक और सहज अस्तित्व में पाया जाता है। कहने का मतलब है, या तो मानवीय शक्ति अप्रयुक्त तौर पे अधिक हो रही है या अशोषित तौर पे उस कम हो रही है, और प्रकृति संसाधनों का कम होना या अधिक होना ये भी इसका अस्तित्व पर एक प्रभाव डालता है। यदि हम सामान्य अल्प विकसित देशों की बात करें, जनसंख्या में जो वृद्धि की अपेक्षाएं अधिक हो प्रति पर्याय मात्रा में प्रकृति संसाधन उनका उपलब्ध होना, परंतु उसका जो पूर्ण तौर पे जो विदोहन हो रहा है, उनका जो दोहन नहीं होना चाहिए, उसके कारण जो उत्पादन जो क्षमता है वो कम होना, आय का स्तर नीचा हो जाना। यदि हम इसको सरल भाषा में यदि हम देखें तो वह इसकी एक सरल भाषा में जो परिभाषा गढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं, जो योजना आयोग द्वारा जो कहा गया है, उसको आप लिख भी सकते हैं सरल शब्दों में। वह देश अल्प विकसित देश माना जाता है जिसकी आर्थिक विकास संभव तो है किंतु अपूर्ण है। हम क्या भैया, एक चीज अकेला चना बाहर नहीं तोड़ सकता है, वही फॉर्मूला यहाँ पर योजना आयोग अपने आप को प्रदर्शित कर रहा है, कह रहा है कि भैया वह देश अल्प विकसित देश माना जाता है। वो कह रहा है कि वह देश जो अल्प विकसित माना जाता है जिसकी विकास करने की संभावनाएं तो हैं किंतु वह अपूर्ण है। भैया तुम विकास करो, जब विकास होगा तो अपूर्ण तो होना ही नहीं चाहिए। जब हमारी जो योजनाएं हैं यदि वो धरातल पर सही तरीके से सुचारू तौर से कार्य कर रही हैं तो जो अल्प जो शब्द है वो हट जाएगा। अब भैया हम कह रहे हैं कि विकास की संभावना है, जब विकास करेंगे तभी तो होगा। इंडस्ट्री की ज़रूरत है, इंडस्ट्री लगाओ। परिवहन की अधिकता हो रही है तो वो लगाओ। उड्डयन नागरिक क्षमता अगर बढ़ना चाह रही तो उसको बढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जब मौद्रिक की बात करें तो वहाँ पर हमारा पैसा कमजोर है, उसे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, यदि मैं बात करूं यदि मैं स्वयं की बात करूं अल्प विकसित देशों में, यदि हम एक परिभाषा गढ़ें तो मेरे शब्दों में ये होगा
ये अल्प विकसित देश वह देश होते हैं जहाँ पर अपने देश की मूलभूत आवश्यकताओं को की पूर्ति जो समस्याएं हैं, यदि हम उसे दूर नहीं किया जा सकता है तो वो क्या होता है, अल्प विकसित देश होता है। अब वही बात हो गई है, न ना मन नाचे ना मन तेल लागे, वही वाली बात आ गई। तो विकास होना बहुत अति महत्वपूर्ण हो जाता है किसी देश की लिए, यदि यदि विकसित राष्ट्र की तरफ अगर अग्रसर होने की अगर प्रयास करती है तो। ठीक है, अब अब बात आ जाती है, अब बात कहाँ पर आके रुकती है और कहाँ पर इसको हम यदि उत्तेजित करें तो उसको हम यहाँ पर देख लें। अब विकासशील तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, इसको जान लीजिए। अब इसकी जो अल्प की जो विशेषताएं जो मूल आधार पर हम इसे जो वर्णित करते हैं उसे हम 6 प्रकार से देखते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की जो प्रधानता होती है, जनसंख्या का जो दबाव होता है सेकंड नंबर, तीसरा अल्प विकसित प्रकृति के संसाधनों का, और चौथा होता है जनसंख्या की आर्थिक दृष्टिकोण में से हम पिछड़ापन होना, हम पिछड़ रहे हैं। अब पांचवा होता है पूंजी का अभाव, और छठा होता है जो देश का जो व्यापार होता है उस पर कहीं ना कहीं हम उन्मुक्त नहीं हो पाते हैं। यदि हावे लिस्टन ने जो अल्प विकसित देशों की जो 4 विशेषताएं जो बताई हैं उसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि आर्थिक, जनसंख्या संबंधी जो होते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, संस्कृति की और राजनीतिकी की बात करते हैं, विवेचना के आधार पर जो होने वाली जो अल्प विकसित देशों में उसको हम जो 6 भागों में जो हमने अर्थव्यवस्था को जो विशेषताओं में जो बांटा है, आर्थिक विशेषताएं, जनसंख्या के आधार पर जो विशेषताएं होती है, तकनीकी विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, राजनीतिक विशेषताएं और अन्य विशेषताएं इसके अंतर्गत आ जाती हैं। इसका अध्ययन हम डिटेल में और करेंगे। इससे पूर्व हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों में हम अपना ध्यान आप लोगों का ध्यान आकर्षित करेंगे। विकसित तथा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। देखिए, यदि हम विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें उसमें मैं कुछ आपके सम्मुख से 7 पॉइंट ऐसे रखूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी राष्ट्र के लिए। ठीक है, वो आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपके सम्मुख से वो चीज़ आएंगी। हम बात करें विकसित अर्थव्यवस्था की बात, उसमें क्या होता है, पहले नंबर पे जो हम पहला बिंदु अगर हम उसके उच्चारण करें तो उसके अंदर राष्ट्रीय आय की जो प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय एक निर्धारित स्तर पर ऊपर की ओर बढ़ती है, और सेकंड है राष्ट्रीय आय में जो प्राथमिक क्षेत्र की तुलना में द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र का अधिक योगदान देना, और वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकों में हम उच्च स्तर पर पहुंचना, और जो चौथा बिंदु जो होता था, जो हमारी जो आधारभूत जो संरचना है उसमें उन्नत स्तर पर, तथा औद्योगिक रूप में हम समृद्ध तौर पे हम अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। जनसंख्या का भार हमारे ऊपर कम है, जीवन का जीने का जो तरीका है वो उच्च स्तर का है, पूंजी का निर्माण उससे उच्च स्तर पे है, जो मुख्यतः जो जो विनिर्माण की वस्तुओं का जो निर्यात होता है वो अधिक मात्रा में हो रहा है। अब उदाहरण के तौर पे कह रहा है कि भैया संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय देश क्या हैं, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं। आज चाइना भी विकसित है, जापान, जितने भी पश्चिमी देश हैं। एशिया की बात करें तो एशिया के देश आप भी विकासशील की दौड़ में दौड़ रहे हैं अपने आप को। अब अल्प विकसित देश क्या होते हैं, राष्ट्र की आय में जो प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से कम हो जाती है। एक स्तर होता है, मान लीजिए हमने 100 रुपये तक, मान लीजिए कोई चीज़ है 100 रुपये में उसको प्राप्त हो जानी चाहिए, मगर वो 100 रुपये में से भी कम में 75, 150 के आसपास घूम रही, तो वो उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो हम पिछड़ रहे हैं। अब राष्ट्रीय आय की बात करें तो वो एक क्षेत्र में अधिक होता है, एक क्षेत्र में कम होता है, उसको समान तौर पे होना चाहिए। वैज्ञानिक प्रगति के आधार पर या तकनीकी आधार पर हमारा स्तर बहुत कम है, औद्योगिक क्षेत्र में हमारा पिछड़ापन होना, आधारभूत संरचना हमारी कमजोर है, हमारा आधारभूत जो ढांचा है वो कमजोर है, जनसंख्या अधिक होना, लोगों का जीवन का स्तर निम्न स्तर से जीना, और पूंजी की जो निर्माण की बात करें वो निम्न स्तर पर तो पहुंच ही रही है। और इसकी जो मुख्य बातें हैं, यदि हम प्राकृतिक कच्चे माल का जो संसाधन है उनका निर्यात नहीं कर पाना, जो हमारे
बहुत बहुतायत मात्रा में जो होता है, मान लीजिए गन्ना, गेहूँ, चावल इत्यादि जो होते हैं प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्राप्त होती, हम उनका सही समय पे सही टाइम पे उनका निर्यात नहीं कर पाना, वो क्या होती है, हमारे देश को कहीं ना कहीं पीछे कर देती है। यदि ये चीज़ें हम अगर सही तरीके से हो तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ऊपर उठने का मौका मिलता है। अब हम एशिया की बात करें हैं, उसके अंदर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, जो ये देश हैं, ये क्या है, विकासशील देशों की श्रेणी में अपने आप को स्थिर करना चाह रहे हैं, मगर हो नहीं पा रहे हैं। ये अल्प विकसित राष्ट्र की एक बहुत बड़ी नींव रख रहे हैं। ये चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम इसकी आर्थिक विशेषताओं की बात करें तो आर्थिक विशेषताएं क्या होती हैं, कृषि सबसे, इसके जो आर्थिक विशेषताएं होती हैं इसमें कृषि सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हम अल्प अल्प विकसित देशों की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख होता है जो अधिकांशतः जो लोग, जनता जो लगी रहती है, जो हमारे देश की 75% जो हमारे देश की आज इकोनॉमी का जो क्षेत्र है वो कृषि पे आधारित है। ठीक है, यह लोग क्या होते हैं, अधिक से अधिक लोग जो रहते हैं, पूर्णतः लोगों को सभी को यहाँ रोजगार प्राप्त नहीं होता है। अधिक से अधिक जो अपना जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं वो कृषि पर आधारित ही कर रहे हैं। यदि हम यहाँ बात करें कृषि से, कृषि का अर्थ है कृषि ये बागवानी, जंगल कटाई, पशुपालन व मछली पालन इत्यादि से होता है। यदि हम भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान देशों को अल्प विकसित देश मानते हैं तो क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है वो 51.2% जनसंख्या, इंडोनेशिया में 57% जनसंख्या, पाकिस्तान में 56% जनसंख्या कृषि पे कार्य करते हैं। अब हमारे देश में 50% लोग तो जनसंख्या पे जो कृषि पे ही तो आधारित हैं। इंडोनेशिया की बात करते हो वहाँ 57%, पाकिस्तान की बात करें वहाँ 56% लोग कृषि के कार्यों पर लगे रहते हैं। जबकि विकसित देशों की यदि हम बात करें, कनाडा, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी इत्यादि देशों की जो जनसंख्या की बात करें, जो इन क्षेत्रों में कितने लोग कृषि पे आधारित लगे रहते हैं, कितने लोग कृषि पे कार्य करते हैं, वो बहुत कम लोग इसमें कार्य करते हैं। जैसे फ्रांस की हम बात करें, वहाँ सिर्फ 5% लोग कृषि पे आधारित होते हैं। उनकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी, जो आय का वितरण होता है वो सिर्फ 5% कृषि से आधारित रहते हैं। कनाडा की बात करें 3% होते हैं, अमेरिका 1% के आधार पर होता है, ब्रिटेन 2% के। यही कारण है कि अल्प विकसित देशों की जो राष्ट्रीय आय का जो निर्यात, व्यापार व उद्योग और कृषि पे ही आधारित होता है। वो वहाँ पर अधिक महत्व किसको देते हैं, जो निर्यात, आयात पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। जब अपने देश में जो चीज़ें नहीं हो रही वो चीज़ें अपने देश में मंगवा लेते हैं, हम क्या करते हैं उसका सही समय पर जो निर्यात नहीं कर पाते हैं, आयात निर्यात और व्यापार पर ही उनका केंद्र बिंदु आधारित होता है, वो चीज़ें वहाँ पर ही केंद्रित रहते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों की बात हम कर रहे हैं तो प्राकृतिक संसाधन भी उसमें एक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन हो जाते हैं उसमें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का जो स्तर होता है, पूंजी का जो निर्माण का स्तर होता है, जो संपत्ति, जो आय का और वितरण का जो समानता का जो होता है, औद्योगिक क्षेत्र में जो पिछड़ापन आ जाता है, अल्प बेरोजगारी, वह रोजगार की बात करें, बैंकिंग की सुविधाएं का अभाव होना, आर्थिक दृष्टिकोणों में जो दुर्भाव उत्पन्न हो जाते हैं और विदेश व्यापार में जो अस्थिरता आ जाती है, और हमारे देश में ऊंची जन्म दर और मृत्यु दर की बात आ जाती है, ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता की बात आती है, जनसंख्या की जो अधिक जो बढ़ोतरी होती है उसकी बात आती है, आश्रितों की अधिकता आ जाती है, अकुशल जनसंख्या का नेतृत्व का भाव आ जाते हैं, नेतृत्वहीन प्रशासन की बात आ जाती है। ये चीज़ें क्या होती हैं, किसी अल्प विकसित देश की जड़ हैं ये। ठीक है, अब यदि हम बात करें अल्प रोजगार की अंतर्गत इसकी बात करें, अल्प अल्प जो विकसित देशों में अल्प रोजगार साथ साथ बेरोजगारी भी यहाँ होती है, बढ़ती जाती है, जिसको कम मान लीजिए इसमें जिन लोगों को काम मिलता है उनको पूरे समय का वेतन भी नहीं दिया जाता है। इन देशों में कुछ लोग सदा ही बेरोजगार ही रहते हैं, पैदा होते हैं, बेरोजगार होते होते मर जाते हैं। ये चीज़ें हमारे देश में रहती हैं। अब जनसंख्या की अधिकता की बात करें तो अल्प विकसित देशों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या आज की समय में उत्पन्न हो गई है। ये एक बहुत बड़ा घनत्व के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। यही विकसित राष्ट्र की नींव का, ये मील का पत्थर नहीं है, दुर्भाग्य का पत्थर साबित होता है आज की दृष्टिकोण में। हम बात यहीं तक सीमित नहीं हो जाती है
यदि हम इसको परिभाषित करें, अल्प विकसित देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि विकसित देशों का जनसंख्या घनत्व कम होता है। और साथ ही क्या होता है, अल्प विकसित देशों में जो जनसंख्या की जो तीव्र गति से जो बढ़ती है, अल्प विकसित देशों में जनसंख्या क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई प्रशासन द्वारा कोई ऐसी ठोस नीति लागू नहीं की गई है अभी तक। यदि बात करूं, हमारा एक वाला जो सिद्धांत है, यदि पूरे देश में लागू हो जाए तो हम विकसित राष्ट्र में आ सकते हैं, मगर यहाँ पर सरकार द्वारा भी किसी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। अब यदि कोई ठोस कानून इस पर बन जाता तो हमारी जनसंख्या पर कहीं ना कहीं अंकुश लगता है, मगर इस समय जनसंख्या में कहीं सी भी प्रकार का अंकुश लगना दिखाई नहीं देता है। इस वजह से जनसंख्या अधिक बढ़ती है, ठीक है। और अतः यह जनसंख्या का जो आकार होता है वो घनत्व के क्षेत्र में अधिक बढ़ता जाता है। अब हम यहाँ कहते हैं भैया आश्रितों की अधिकता, भैया आश्रित किस पे होते हैं? यदि हम अल्प विकसित देशों में की बात करें, यहाँ एक परिवार होता है, उसमें आश्रितों की मात्रा क्या होती है? अधिक। कमाने वाला एक होता है, खाने वाले 10 होते हैं, होता है ना। हमारे देश में खास तौर से ये तो होता है, 10 लोगों का परिवार है, एक जना कमा रहा है, क्या ऐसे में सभी का जीवन भरण पोषण सही तरीके से होता है? सभी को क्या प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? शिक्षा का सभी को शिक्षा मिल पाएगी? ये मुमकिन नहीं। यदि 10 की जगह एक होता है तो क्या होता है? अच्छी तरीके से जिंदगी गुजर बसर होती, मगर ऐसा देखने को हमारे देश में नहीं मिलता। अब यदि हम इसकी बात करें, यदि हम इसकी अर्थ को जानने की कोशिश करें, तो इन देशों में कमाने वाले कम होते हैं, खाने वाले अधिक होते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर बच्चे व बूढ़ों की जनसंख्या विकसित देशों की तुलना में अधिक होती। अभी यहाँ देखो, अगर कहीं पर मेला लग जाता है, वहाँ पर बूढ़े बच्चे बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं। यही दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो ठोस कानून ना आने पर हमारे सरकारें आते हैं, सरकारें बदलती हैं, सरकार का कोई प्रतिनिधित्व मंडल ये समस्या पे गंभीर तौर पे मुद्दा नहीं उठाता, इस पे कोई कानून नहीं बनाते। हमारे देश में पाखंड की राजनीति अधिक होती, जातिवाद की राजनीति अधिक होती। इन्हीं चीज़ों में हमारे देश की जो पूर्ण शासन व्यवस्था लग जाती है इसी में, क्योंकि यहाँ पर शासन करो वाली जो नीति है, राज करो और फूट डालो वाली जो नीति है, यही तो है। अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने को सत्ता में आसीन होने के लिए ये ड्रामे हमारे देश में रचे जाते हैं। यदि ठोस कानून आ जाता तो क्या होता है, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं अंकुश लगता और हमारे देश की जो ग्रोथ होती वो बढ़ती। अब यहाँ पर क्या होता है, अकुशल जनशक्ति की जो अधिकता है, यहाँ पर अल्प विकसित देशों का यही तो दुर्भाग्य है। यहाँ पर अकुशल जनशक्ति अधिक रहती है, इसके कारण शिक्षा और जो प्रशिक्षण का जो अभाव होता है, जो प्रति व्यक्ति जो निम्न आय, जो संयुक्त परिवार की जो रूढ़िवादी, जो दुर्भाग्यवादी, जो आत्मसंतोष की भावनाओं को जो उत्पन्न कर देती है, यही चीज़ें हमारे देश का दुर्भाग्य बनती है। अल्प विकसित देश, हमारे देश का नहीं, जो जितने भी अल्प विकसित देश हैं, तो अल्प विकसित देशों में कहीं पर भी हो, जनसंख्या का मात्रा अधिक होगी, बेरोजगारी अधिक होगी, अनएम्प्लॉयमेंट अधिक होगा, कृषि का क्षेत्र में बहुत कम देखने को मिलेगा, औद्योगिकरण कम होगा, शिक्षा का क्षेत्र कम होगा, मतलब मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं वहाँ अधिक होंगी, समस्याएं इतनी ज़्यादा होंगी कि उनका निराकरण करना देश का जो नेतृत्वहीनता को जो प्रकट करता है, ये चीज़ होती है। यदि नेतृत्वहीन नहीं होता देश, सही समय में सही कदम, ठोस कदम उठाए जाते हैं, तो हम आप विकसित देशों की श्रेणी में अपने आप को समाहित कर लेते हैं। अब मैं इसी को हम विस्तारपूर्वक, लेंथी चैप्टर हो जाता है, अब हम थोड़ा सा इसको हम डिटेलिंग में आएगी। हम तकनीक की बात करें, यहाँ पुराने उत्पादनों में ही आज हो रहे हैं, नई तकनीकें नहीं आ रही, तकनीक का अभाव होता है, अपर्याप्त संचार का जो कुशल अभाव होता है, और कुशल श्रमिक का अभाव होना, अकुशल श्रमिकों का अधिक होना, ये हम समाज की विशेषताओं की बात करें, इसमें शिक्षा साक्षरता की कमी आ जाती है, जातिवाद अधिक होती है, रीति रिवाज की जो प्रधानता है, जो रीति और स्त्रियों का जो स्थान निम्न है, वो चीज़ें आ जाती है। राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, यहाँ पर होता है अधिकारों के प्रति ज्ञान का अभाव होना, दुर्बल राष्ट्र की नींव रखना, आधुनिक सेना का अभाव होना, और प्रशासन की अकुशलता को प्रदर्शित करना। अब यदि ये चीज़ें तो इसके अंतर्गत आ गई। अब हम अन्य विशेषताओं की बात करें, तो दोषपूर्ण वित्तीय का संगठन होना,
भ्रष्टाचार का अधिक होना, स्थिरता की व्यवस्था होना, ये चीज़ें क्या होती है, अविकसित राष्ट्र की नींव रखती है, जिसके अंतर्गत आर्थिक स्थिति आ जाती है, कृषि आ जाती है, उद्योग आ जाता है, प्रगति स्तर आ जाता है, जनसंख्या आ जाता है, बेरोजगार आ जाता है, और जो सातवां जो आ जाता है वो बचत का निवेश होता है, प्राकृतिक संसाधन के आयात और पूर्ति का जो पूर्ण तौर पे जो ताना बाना है वो इसके अंतर्गत हमें देखने को प्राप्त हो जाती है। ये चीज़ें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उस देश को अपंग बना देती है, जहाँ की जीडीपी दर बहुत कम हो जाती है। यदि हम भारत की बात करें 1990 से 2000 के जो दशक की बात करें, जो भारत की जो जीडीपी थी वो 6% रही थी। अब जब हम पूरे विश्व की बात करें, जो विश्व में केवल कुछ गिने चुने देश ही हैं जो 2.6% की विकासशील देशों की जो श्रेणी में अपने आप को लाती हैं, आज वो भी नहीं ला पा रही हैं। जनसंख्या बहुत कम है उन देशों में। आज हमारे देश की बात करें तो यहाँ जनसंख्या स्तर बहुत ज़्यादा है, और जो शिशु मृत्यु दर प्रति 90 व्यक्ति हजार है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो से जो लाभ प्राप्त हो सकता है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।